शिखा अपनी 3 बेटियों के साथ खुश थी, लेकिन सास सुमित्रा को एक पोता चाहिए था, जिसके चलते उसे चौथी बार भी मां बनने के लिए मजबूर किया गया। क्या शिखा सास की उम्मीदों पर खरी उतर पाने में कामयाब हो सकी? डॉक्टर से 4 दिनों बाद का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, चाय का घूंट भरते हुए अरुण ने कहा तो शिखा का कलेजा धक से रह गया। एक काम करो, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। ऑफिस जाते समय हो सकेगा तो डॉक्टर से मिलकर कल या परसों का ही समय ले लूंगा, क्योंकि यह काम जितनी जल्दी निबट जाए अच्छा है। हाँ, वह तो ठीक है। अरुण पर एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देख लेते कि कहीं हम, अब इसमें सोचना क्या है। शिखा की बात को बीच में ही काटते हुए अरुण बोला, वैसे भी कितनी मुश्किल से तो एक डॉक्टर मिला है, और तुम्हें और वक्त चाहिए। यह काम तो उसी दिन हो जाता, पर तुम्हें ही वक्त चाहिए था। पता है ना, इन सब कामों में रिस्क कितना बढ़ गया है। नौकरी पर तो आफत आएगी ही, जेल भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो यह तो करवाना ही पड़ेगा। माँ सही ही कह रही है कि जितनी जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाले अच्छा है। पर अरुण, क्या पर? कहना क्या चाहती हो तुम? पता है ना, सिर्फ तुम्हारी मूर्खता के कारण आज 3 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन इस बार कोई मूर्खता नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझ में अब और बोझ उठाने की ताकत नहीं है। गुनगुनाते हुए अरुण ने अखबार में आंखें गड़ा दी कि तभी 2.5 साल की प्यारी सी जूही पापा पापा कर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन अरुण ने बड़ी निर्दयता से उसे परे धकेल दिया और उठकर कमरे में चला गया। अरुण का व्यवहार देख शिखा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर वह भी अरुण के पीछे पीछे कमरे में आ गई। अरुण, एक बार सोच कर देखो ना, अगर यह बेटा होता तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती तुम्हें? यह बोलते शिखा की आवाज भरा गई। अरुण, यह भी तुम्हारा ही खून है ना, और क्या पता कल को यही बेटी तुम्हारा नाम रोशन करे। अरुण, एक बार फिर से सोच कर देखो, शिखा गिड़गिड़ाई। लेकिन अरुण यह बोलकर बाथरूम में घुस गया कि ज्यादा भावना में बहने की जरूरत नहीं है, और बच्चे को सिर्फ जन्म देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, पालने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। इसलिए ज्यादा मत सोचो, वरना हम फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएंगे। अरुण के तर्क वितर्क के आगे शिखा की एक न चली। सोनी और मोही को स्कूल भेजकर वह जल्दी जल्दी अरुण के लिए नाश्ता बनाने लगी। ऑफिस जाते समय रोज की तरह प्यारी सी जूही जब पापा का लंच बॉक्स लेकर लड़खड़ाते कदमों से पापा पापा करने लगी तो अरुण को उसे गोद में उठाना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ सुमित्रा पर उसकी नजर पड़ी, जूही को गोद से उतारकर फिर वही हिदायत देकर घर से निकल पड़ा। हाथों में कुछ लिए जिस तरह से सुमित्रा ने शिखा को घूर कर देखा, वह सकपका कर रह गई। अरुण को ऑफिस भेजकर वह जूही को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। वह जानती थी सुमित्रा को मंदिर से आने में घंटा भर तो लगेगा ही, रोज ही ऐसा होता है। मंदिर में पूजा के बाद भजन कीर्तन करके ही वे घर लौटती है। लेकिन यह कैसी पूजा है जहाँ देवी की पूजा तो होती है, लेकिन वहीं एक अजन्मी बच्ची को, जिसे देवी का रूप कहा गया है, माँ के पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया गया। हाँ, सुमित्रा ही नहीं चाहती कि यह बच्ची पैदा हो, वह इस बच्ची को माँ की कोख में ही मार देना चाहती है, और अरुण भी अपनी माँ का ही साथ दे रहे हैं। शिखा क्या करे, किससे जाकर कहे कि वह अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती है, उसे इस दुनिया में लाना चाहती है। शिखा आज तनमन दोनों से कमजोर महसूस कर रही थी। दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपनी बच्ची को बचा नहीं पा रही, और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि एक बाप होकर भी कैसे अरुण अपनी ही बेटी को मारने के लिए तत्पर है। क्या जरा भी मोह नहीं है उसे अपनी इस अजन्मी बच्ची से? यही अगर बेटा होता तो इस घर के लोगों की खुशियों का ठिकाना न होता, लेकिन बेटी जानकर कैसे इन सब के मुंह सूज गए। जल्द से जल्द ये लोग इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैसा समाज है यह, जहां बेटे का स्वागत तो होता है पर बेटियों का नहीं। लेकिन अगर बेटी ही नहीं रहेगी, फिर बहू कहां से आएगी?
यह क्यों नहीं समझते लोग। अपने पेट पर हाथ फिराते हुए शिखा फफक कर रो पड़ी। वह अपनी अजन्मी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी अजन्मी बच्ची को इन हत्यारों से बचाए। शिखा का मन करता कभी यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, ताकि उसकी बच्ची को कोई मार न सके। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसे उसकी माँ की कोख में ही मारने की तैयारी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसके पापा और दादी है। लेकिन एक माँ होकर कैसे शिखा अपनी ही बच्ची को मरते देख सकती थी। शिखा अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन सुमित्रा को ही एक पोता चाहिए था, जिसके लिए उसे चौथी बार माँ बनने के लिए मजबूर किया गया। शिखा तो सोनोग्राफी करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुमित्रा के आगे उसकी एक न चली। सुमित्रा चाहती थी कि जांच में अगर लड़की निकली तो उसे खराब करवा देंगे, क्योंकि और लड़की नहीं चाहिए थी उसे इस घर में। लड़कियों को पालना घाटे के सौदे की तरह देखती थी सुमित्रा। उसकी नजर में तो बेटा ही वंश कहलाता है, और बेटा ही अपने माता पिता को मोक्ष दिलाता है। हमेशा वह शिखा को कड़वी गोलियां पिलाती रहती, यह कहकर कि बड़ी बहू ने बेटे के रूप में उसे 2-2 रत्न दिए, लेकिन इस करम जली ने सिर्फ बेटियां ही पैदा की है। उसे अपने बेटे अरुण के वंश की चिंता हो चली थी। कैसे भी करके वह शिखा से एक बेटा चाहती थी, लेकिन सुमित्रा को नहीं पता कि बेटा या बेटी होना अपने हाथ की बात नहीं है, और एक माँ के लिए तो बेटा और बेटी दोनों अपनी ही संतान होती है। लेकिन पता नहीं सुमित्रा को यह बात समझ क्यों नहीं आती थी। आए दिन सुमित्रा यह बोलकर शिखा को ताना मारती कि 3-3 बेटियां पैदा करके नाते रिश्तेदारों में उसने उसकी नाक कटवा दी। जब कोई कहता कि छोटी बहू तो एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाई, तो सुमित्रा का कलेजा जल उठता था। पोते के लिए आए दिन वह कोई न कोई कर्मकांड कराती ही रहती थी, जिसमें उसके हजारों रुपए स्वाहा हो जाते थे, मगर सुमित्रा को इस बात का कोई गम न था। उसे तो बस कैसे भी करके एक पोता चाहिए था। इसके लिए वह कई पोतियों का बलिदान करने को भी तैयार थी। जूही के समय जांच कर डॉक्टर ने बताया था कि शिखा के पेट में लड़का है, लेकिन पैदा हो गई लड़की, तो डॉक्टर पर से भी सुमित्रा का विश्वास उठ गया। इसलिए इस बार उसने अच्छे डॉक्टर से जांच करवाने की ठानी थी, ताकि फिर कोई भूल न हो सके। लेकिन शिखा को डर था कि जांच में अगर कहीं लड़की निकली तो ये लोग उसके बच्चे की कब्र उसकी माँ की कोख में ही बना देंगे। इसलिए वह जांच करवाने से टाल मटोल कर रही थी, मगर टाल मटोल करके भी क्या हो गया। जांच तो करवानी ही पड़ी, और शिखा को जिस बात का डर था वही हुआ। बेटी का नाम सुनते ही सुमित्रा के कलेजे पर सांप लौट गया। अरुण का भी एकदम से मुंह लटक गया। सुमित्रा तो उसी वक्त यह बच्चा गिरवा देना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि वह यह सब काम नहीं करता। अब रूल इतना कड़ा बन गया है कि पता चलने पर डॉक्टर की डिग्री तो जब्त होती ही है, जेल की भी हवा खानी पड़ती है, लेकिन चोरी छिपे कहीं कहीं अब भी लिंग परीक्षण तो होता ही है। इधर अरुण ऐसे किसी डॉक्टर की खोज में था जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके, और उधर शिखा यह सोचकर बस रोती रहती कि कैसे भी करके अरुण और सुमित्रा इस बच्चे को न मारे, विचार बदल ले अपना। दुख तो इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। पेट पर हाथ रख वह अपने अजन्मे बच्चे से माफी मांगती और कहती कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो चाहती है कि वह इस दुनिया में आए, लेकिन उसके पापा और दादी ऐसा नहीं चाहते। आधी रात में ही वह हड़बड़ा कर उठ बैठती और जोर जोर से हांफने लगती, फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कलप उठती। नींद में जैसे उसके पेट से आवाज आती, माँ मुझे मत मारो, मुझे भी इस दुनिया में आने दो न माँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, बोझ नहीं बनूंगी, हाथ बंटाऊंगी, गर्व से आपका सिर ऊपर उठवाऊंगी। बेटी हूँ इस धरा की, इस धरा पर तो आने दो माँ। कभी आवाज आती, तेरे प्यार दुलार की छाया मैं भी पाना चाहती हूँ माँ। चहक चहक कर चिड़िया सी मैं भी उड़ना चाहती हूँ माँ। महक महक कर फूलों सी मैं भी खिलना चाहती हूँ माँ। माँ पता है मुझे पापा और दादी नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया में आऊँ, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना,
फिर क्यों नहीं बचा लेती मुझे, मुझे कहीं अपनी कोख में ही छिपा लो न माँ। बोलो न माँ, क्या तुम भी नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में आऊं? शिखा अकबका कर नींद से उठकर जाग बैठती और अपना पेट पकड़कर सिसकती हुई कहती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हारी दादी और पापा तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते हैं, सो मैं क्या करूं? प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। शिखा चीत्कार करती कि कोई उसके बच्चे को बचा ले, आखिर कोई तो कहे। शिखा यह बच्चा नहीं गिरवाएगी, जन्म देगी इसे, क्योंकि इसका भी अधिकार है इस दुनिया में आने का। लेकिन ऐसा कोई न था इस घर में जो इस अनहोनी को रोक सके। वह चाहती तो अपने पति और सास के खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले में केस कर सकती थी, पर फिर अपनी 3 मासूम बच्चियों का ख्याल कर चुप रह जाती। औरत यहीं पर तो कमजोर पड़ जाती है और जिसका फायदा पुरुष उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी थी। एक औरत ही नहीं चाहती थी कि दूसरी औरत इस दुनिया में आए। भगवान और पूजा पाठ में अटूट विश्वास रखने वाली सुमित्रा से किसी बाबा ने कहा था कि महापूजा करवाने से जरूर शिखा को इस बार लड़का होगा। उस बाबा की बात मानकर पूजा पर हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी जब शिखा के पेट में लड़की होने की बात पता चली तो बाबा बोले कि जरूर उस पूजा में कोई चूक रह गई होगी, जिसके चलते शिखा के पेट में फिर से लड़की आ गई। बेटे के लिए शिखा ने वह सब किया जो सुमित्रा उससे करवाती गई। इसके बावजूद उसके पेट में लड़की आ गई तो क्या करे वह? अंधविश्वास का ऐसा चश्मा चढ़ा था सुमित्रा की आंखों पर कि एक भी काम वह बाबा से पूछे बिना न करती थी। अभी पिछले महीने ही ग्रह शांति की पूजा के नाम पर उस बाबा ने सुमित्रा से हजारों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन यही सुमित्रा जरूरतमंदों या किसी गरीब असहाय इंसान की एक पैसे से भी मदद कर दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। दया नाम की चीज ही नहीं है सुमित्रा के दिल में। तीनों पोतियां तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती, जब देखो उन्हें डांटती रहती है। बात बात पर ताना और लाहना तो मामूली बात है, लेकिन जब नाते रिश्तेदारों के सामने भी सुमित्रा, शिखा और उसकी बेटियों का अपमान करती है तो उसका कलेजा दुख जाता है। ऑफिस से आते ही अरुण ने बताया कि डॉक्टर ने कल का समय दिया है और इसके लिए उसने छुट्टी भी ले ली है। शिखा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चली गई। समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्या करे, कैसे कहे अरुण से कि वह अपनी बच्ची को नहीं मारना चाहती, जन्म देना चाहती है इसे, क्योंकि इसका भी हक है इस दुनिया में आने का। लेकिन जानती है कि इस बात से घर में कोहराम मच जाएगा और अरुण तो वही करेगा जो उसकी माँ चाहती है, इसलिए वह आंसू पी कर रह गई। रात में जब अरुण अपने लैपटॉप पर व्यस्त था तब बड़ी हिम्मत जुटाकर शिखा बोली, अरुण सुनो, मत करो न ऐसा। गलती क्या है इसकी? यही न कि यह एक लड़की है, लेकिन आज लड़कियां किसी भी बात में कम हैं क्या? सानिया मिर्जा, झूलन स्वामी, ये सब बेटियां ही तो हैं। क्या इन्होंने अपने माता पिता का नाम ऊंचा नहीं किया? और अपने ही घर में खुद नीता दीदी को देखो ना, आज वे इतने बड़े बैंक में मैनेजर हैं। बैंक की तरफ से वे विदेश भी जा चुकी है। गरीब परिवारों की बेटियों को भी देख लो ना, जब परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो बेटियां ऑटो रिक्शा और ट्रेन तक चलाने लगी। आज की बेटियां तो चांद तक पहुंच चुकी है, हवाई जहाज उड़ाने लगी है। शिखा की बात पर कोई ध्यान न देकर अरुण वैसे ही लैपटॉप चलाता रहा। अरुण, देखना हमारी बेटियां भी एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेंगी, यह मेरा विश्वास है। अरुण देखो, छो मेरे पेट को कि क्या तुम्हारे दिल में अपनी बच्ची के लिए दर्द नहीं हो रहा? फिर कैसे तुम इसे मरते देख सकते हो? प्लीज अपना फैसला बदल दो। बेटियां तो आने वाला सुनहरा कल होती है। हमें ही देख लो ना, हम 4 बहनें ही हैं, तो क्या हम अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखते हैं? न बारी बारी से हम उनकी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभाते आए हैं। बेटियां बोझ नहीं होती है। अरुण, एक बार मेरी बात पर विचार करके देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरुण लैपटॉप शटडाउन करते हुए बोला कि वह अपनी माँ की बात से बाहर नहीं जा सकता है,
सो प्लीज वही बातें बार बार दोहरा कर उसका मूड न खराब करो। यह बात तो तय थी कि यह सब सुमित्रा के कहने पर ही हो रहा था। वही नहीं चाहती थी कि शिखा बेटी पैदा करे, वही चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो इस बच्चे को गिरवा दिया जाए। हाँ, माना कि अरुण को भी बेटे की चाह है, पर अपनी बच्ची को मारना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरुण ने आज तक अपनी माँ की एक भी बात नहीं काटी। उन्होंने जो कहा किया, यहाँ तक कि शिखा से शादी भी उसने अपनी माँ के कहने पर ही की थी, वरना तो उसकी पसंद कोई और थी। तो आज वह अपनी माँ के फैसले से अलग कैसे जा सकता था। समाज और लोग यह क्यों नहीं समझते कि प्रकृति ने बेटियों को भी बेटे के बराबर जीने का हक दिया है। उसे भी इस हवा में सांस लेने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को। और माँ के पेट में बेटों की तरह बेटियां भी तो 9 महीने रहती हैं। फिर वह इस दुनिया में क्यों नहीं आ सकती। कोई तो जवाब दे। अपने मन में ही सोच शिखा बिलक पड़ी, पर कौन था उसका रोना सुनने वाला। कोई तो नहीं। वह पति जो उसके साथ साथ वचनों में बंधा था, वह भी नहीं कहता है। प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन जब प्रकृति ही नहीं बचेगी, फिर सृष्टि का संचालन क्या संभव है। अपने मन में ही सोच शिखा ने अरुण की तरफ देखा, जो चैन की नींद सो रहा था। लेकिन शिखा को नींद कैसे आ सकती थी भला। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। शिखा वहां से उठकर बेटियों के कमरे में जाने ही लगी कि देखा सुमित्रा अपने कमरे में ध्यान लगाकर बैठी थी। वह रोज सुबह सवेरे उठकर ध्यान लगाकर बैठ जाती है, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ, मंदिर आदि के बाद ही नाश्ता करती है। मन हुआ शिखा का कि वहां जाकर उनके पैर पकड़ ले और कहे बख्श दे उनकी बच्ची को। इसके लिए जीवन भर वह सुमित्रा की गुलाम बनकर रहेगी, परंतु वह अपनी सास के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। बहुत ही कड़क मिजाज की औरत है, जो कह दिया सो कह दिया। उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। कल को अगर सुमित्रा कह दे कि अरुण अपनी पत्नी शिखा को छोड़ दे, तो वह भी करने को तैयार हो जाएगा अरुण। तभी तो सुमित्रा कहते नहीं थकती कि अरुण उसका श्रवण बेटा है। शिखा को लग रहा था कि समय बस यहीं ठहर जाए। अपने पेट पर हाथ रख वह रो पड़ती। सोचकर ही वह सिहर उठती कि आज उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाएगा। फोन की आवाज से शिखा चौंक उठी। अरुण का फोन बज रहा है। उसे जगाकर शिखा खुद किचन में चली गई। सुमित्रा को चाय देकर वह अरुण के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची, तो देखा कि वह बाथरूम में था। आश्चर्य हुआ कि बिना चाय पिए अरुण की तो नींद ही नहीं खुलती, कभी तो आज कैसे। शायद बेटी के मरने की खुशी में नींद खुल गई होगी। सोचकर ही शिखा का मन कड़वा हो गया। वह कंबल समेट ही रही थी कि अरुण कहने लगा कि जल्दी से उसके कपड़े जमा दे, अभी आधे घंटे में निकलना है। पर कहाँ? शिखा ने अचकचा कर पूछा। आज तो आपने छुट्टी ले रखी है और हमें अस्पताल जाना था एबॉर्शन के लिए। वह सब छोड़ो अभी। शिखा की बात को बीच में ही काटते हुए अरुण बोला, मुझे अभी दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। कल बहुत बड़े क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है। जानती हो शिखा, अगर यह मीटिंग सक्सेस रही तो इस बार मेरा प्रमोशन होना तय है, और सबसे बड़ी बात कि बॉस ने इस काम के लिए मुझे चुना है। यह बहुत बड़ी बात है। अरुण काफी खुश लग रहे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन जाते जाते अस्पताल का काम सुमित्रा को थमा गए। शिखा यह सोचकर बस रोए जा रही थी कि जिस बच्ची को उसने अपनी कोख में 3 महीने संभाल कर रखा, आज उसे उसके शरीर से नोच कर फेंक दिया जाएगा। जूही को गोद में लिए शिखा अस्पताल जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि सुमित्रा का फोन घनघना उठा। जाने उधर से किसने क्या कहा कि फोन सुमित्रा के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और वह खुद भी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। मम्मी जी क्या हुआ आपको? शिखा घबराकर सुमित्रा को उठाने लगी, लेकिन सुमित्रा वो निशा बोलकर बेहोश हो गई। शिखा ने जब फोन उठाया तो सुनकर वह भी सन्न रह गई। अस्पताल से फोन था। निशा का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब शिखा क्या करेगी, क्योंकि अरुण तो मीटिंग में है और उसने अपना फोन भी म्यूट करके रखा हुआ था।
तभी उसे पड़ोस के राहुल का ख्याल आया, जो शिखा को अपनी बहन की तरह मानता है। सारी बातें जानने के बाद वह सुमित्रा के साथ मुंबई जाने को तैयार हो गया और जो सबसे पहली फ्लाइट मिली उसमें टिकट कराकर वे तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। शिखा इसलिए नहीं गई क्योंकि सोनी और मोही अभी स्कूल से आई नहीं थी। अरुण को जब निशा के एक्सीडेंट का पता चला तो वह भी वहीं से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच गया। शिखा भी अपने भाई को बुलाकर तीनों बच्चों को लेकर मुंबई पहुंच गई, क्योंकि यहाँ उसका जी घबरा रहा था। मन में अजीब बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। दरअसल निशा अपनी गाड़ी से जब घर आ रही थी तभी पीछे से एक ट्रक ने उसे जोर का धक्का दे दिया और गाड़ी दूर जाकर पलट गई। ट्रक वाला तो वहां से 9-11 हो गया, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर निशा को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। खून से लथपथ निशा को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ, वरना तो शायद वह बच भी न पाती। पता चला कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है कि शराब पीकर गाड़ी चालक ने 4 लोगों को कुचल डाला, फूड स्टॉल पर खाना खा रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। जाने क्यों लोग ऐसी हरकतें करते हैं। खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। खैर, शुक्र था कि निशा की जान बच गई, लेकिन अभी उसे 1-1.5 महीना और अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर का कहना था कि निशा की कमर और हाथ पैरों की हड्डी के जुड़ने में वक्त लगेगा। अपनी बेटी की हालत देख अभी भी सुमित्रा के आंसू रुक नहीं रहे थे। बार बार उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर निशा को कुछ हो जाता तो वह भी मर जाती। माँ, अब दीदी ठीक है, आप चिंता मत करो, और डॉक्टर ने कहा है कि दीदी अब खतरे से बाहर है, फिर आप क्यों रो रही हो। माँ, अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि शिखा को डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाना है ना। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर का फोन आया था, कह रहे थे कि इस काम में जितनी ज्यादा देर होगी रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जाकर यह काम निपटा ही लेता हूँ। अरुण बोला। आज सुमित्रा भली प्रकार से शिखा का दर्द महसूस कर पा रही थी। अपने बच्चे के लिए माँ की तड़प वह बहुत गहराई से महसूस कर रही थी। शिखा भले ही चुप थी, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है सुमित्रा से छिपा न रहा। यही कि आज जब अपनी बेटी की जान पर बन आई तो किस कदर सुमित्रा छटपटा उठी। फिर यही उसने शिखा के लिए क्यों नहीं महसूस किया। माँ और बच्चे का रिश्ता तो हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि उनका रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है। एक माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, फिर कैसे एक माँ उसके बहते खून को देख नहीं सकती है भला। अपनी करनी की सोचकर सुमित्रा का रोम रोम सिहर उठा कि कैसे वह एक माँ की गोद उजाड़ने चली थी, और होती कौन है वह ऐसा करने वाली। आज जब उसकी बेटी पर मुसीबत आ पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि वह शिखा के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी। यह मैं क्या करने जा रही थी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जा रही थी, एक माँ से उसके बच्चे को छीने का पाप करने जा रही थी। ओह, कितनी बड़ी पापिन हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी पोती इस दुनिया में जरूर आएगी, अपने मन में ही सोच सुमित्रा उठ खड़ी हुई। रुको अरुण, अब कोई एबॉर्शन नहीं होगा, बल्कि मेरी पोती इस दुनिया में आएगी। यह सुन अरुण हैरान हो गया कि माँ सुमित्रा यह क्या बोल रही है। कल तक तो यही पीछे पड़ी थी कि जितनी जल्दी हो इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। क्या सोच रहे हो, यही न कि कल तक मैं जिस बच्चे से नफरत करती थी, अचानक आज मुझे क्या हो गया। तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है अरुण, कि मैं जो करने जा रही थी वह गलत ही नहीं बल्कि महापाप था। अपनी बेटी को जिंदगी और मौत से जूझते देख मैं खुद कितनी मौतें मरी हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। एक एक पल कैसे कटा मेरा, नहीं बता सकती तुम्हें। तो फिर उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी आंखों के सामने ही उसकी बेटी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि मेरी धरा यानी इस धरती पर वह जरूर आएगी। शिखा को अपने सीने से लगाते हुए सुमित्रा कलपते हुए बोली।
बहू, मुझे माफ कर दो, मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाई। यह सुन शिखा भी सुमित्रा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आज अरुण भी दिल से अपनी माँ का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसकी अजन्मी बेटी की जिंदगी बख्श दी। नहीं पता है शिखा का पर कितना दुख हो रहा था उसे अपनी ही बेटी को मारने का सोचकर भी। सुमित्रा के कारण वह चुप था, वरना तो वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। कई बार अपने आंसुओं को अंदर ही रोके रखने के प्रयास में अरुण की आंखें लाल हो जाया करती थी और फिर वही जमा आंसू को बाथरूम में जाकर बहाता था। लेकिन आज वह बहुत खुश है। अरुण और शिखा के साथ साथ सुमित्रा को भी धरा के आने का बेसब्री से इंतजार था। आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।